हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 888 के साथ। आज हम 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज के विषय में जानेंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे सरल भाषा में। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। आप एक बार मेरे साथ स्टडी करके तो देखिए, आपको मजा नहीं आ जाए तो मुझे कहना फिर। बहुत ही हर्ष के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ रहे हैं, वो जो इस चैनल के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, अपने संगी साथियों के पास पहुंचाएं। और वीडियो जब आपको अच्छी लगती है तो जरूर बीच में कमेंट करते रहें और साथ ही साथ लाइक भी जरूर करें। ये आप लोगों का बहुत बड़ा आभार होगा स्टडी 888 चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। यहां बताया गया है द टर्म ड्रेनेज मीन्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो यहां पर जो नदी का तंत्र पाया जाता है किसी क्षेत्र में, उसी को ही ड्रेनेज सिस्टम कहा गया है। यू कैन सी दैट स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। यहां बताया गया है कि अलग अलग क्षेत्रों से जो धाराएं बहती हुई आती हैं और वो एक साथ मिल करके जब एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, दैट फाइनली ड्रेन इनटू ए लेक, फिर वो अंत में एक झील में, और ए सी एक सागर में, और एन ओशियन और एक महासागर में विलीन हो जाती हैं। The area drained by a single river system is known as a drainage basin। और यहाँ बताया गया है कि जो एरिया इसी तरह से बहते हुए एक नदी तंत्र के माध्यम से प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ता है, इसी को ही अपवाह द्रोणी कहा गया है। क्या कहा गया है? अपवाह द्रोणी। यू कैन नोटिस इन दी मैप, आप मैप में नोटिस कर सकते हैं दैट एनी एलिवेटेड एरिया, एक जो उठा हुआ एरिया होता है उसे आप देख सकते हैं, सच एज एन अपलैंड, और ये एक तरह से उठी हुई भूमि होती है। और ए माउंटेन, एक पहाड़ हो सकता है, सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेसिन, और दो जलीय द्रोणियों को अलग करता है। सच एन अपलैंड इज कॉल्ड ए वाटर डिवाइड, और इस तरह की उठी हुई भूमि को ही जल विभाजक कहा जाता है। तो देखिए, हम उस चित्र को देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ नदी बह रही है और यहाँ भी नदी बह रही है, और यहाँ बीच में एक अपलैंड है, बीच में एक भूमि है जो इन दोनों को अलग करता है। इसी को ही वाटर डिवाइड बोलते हैं। और इस तरह का कार्य गंगा और सिंधु नदी के बीच में हमारे हरियाणा का जो अंबाला क्षेत्र है वो करता है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। आगे देखते हैं। Do you know the world largest drainage basin is of the Amazon River? जो अमेरिका क्षेत्र में अमेजन नदी बहती है, ये संसार की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, द्रोणी है, ये बताया। अब है यहाँ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है, हम इसके विषय में जानेंगे। The drainage system of India is mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent। तो बताया गया है भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य भू आकृतियों के मध्य होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। और इसी के अनुसार भारत की जो नदियां हैं उनको 2 मुख्य भागों में, समूह में बांटा गया है। तो पहला है हिमालयन रिवर्स एंड सेकंड है पेनिनसुलर रिवर्स। Despite originating from the 2 major physiographic regions of India। तो यहाँ भारत के 2 मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले इन दोनों जो अपवाह तंत्र है, इनके विषय में हम जानेंगे। तो यहाँ क्या बताया गया है? रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो क्षेत्र है भारत का, वहां से कहां से ये निकलती हैं। द पेनिनसुलर एंड द हिमालयन रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ओरिजिनेट होने के जो रीजन है, उनके क्षेत्र की जो ओरिजिनेट होने के क्षेत्र है इनके, उसमें अंतर पाने की वजह से इनमें भी डिफरेंट पाया जाता है।
हिमालयन रिवर्स आर मोस्टली पेरेनियल, तो हिमालय की नदियां जो है वो अधिकतर 12 मासी है, पेरेनियल यानी 12 मासी, सदानीरा जिसे बोलते हैं। इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, इसका मतलब है कि पूरा वर्ष भर इन नदियों में पानी भरा रहता है। These rivers receive water from melted snow from the peak of mountain as well as from rain, और यहाँ बताया गया है कि इन नदियों को पानी सारा साल बर्फ के पिघलने से प्राप्त होता है जो पहाड़ों के चोटियों पर जमी होती है, और वर्षा के माध्यम से भी जो है पानी, इन नदियों को पानी प्राप्त होता है। द टू मेजर हिमालयन रिवर्स नेमली, दो मुख्य हिमालय की नदियां जो हैं वो कौन सी हैं? द इंडस एंड दी ब्रह्मपुत्र, इंडस और ब्रह्मपुत्र है, और एक गंगा नदी है। ये प्रमुख नदियां हैं। इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके उत्तर से ये निकलती हैं। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग गार्ज, और ये पहाड़ों से निकलते हुए गहरे गहरे गार्ज बनाती हैं। गार्ज का मतलब है गड्ढे बनाती हैं, महाखंड बनाती हैं। द हिमालयन रिवर्स कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, हिमालय की नदियां एक बहुत ही लंबा रास्ता तय करती हैं। यहाँ पर हिमालय नदी दिखाई गई है, किस तरह से ये निकलती है और आगे बहती है। ये गहरी खाड़ियां, ये गहरी खाइयां बनाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। आगे देखिए, फ्रॉम देयर ओरिजिन टू द सी, और ये अपने ओरिजिन उद्भव क्षेत्र से समुद्र तक के रास्ते में बहुत ही गहरे गहरे गार्ज बनाती है और बहुत ही लंबी दूरी तय करती है। दे परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल activity in their upper courses and bring great loads of sand and silt, ये अपने रास्ते में पड़ने वाली भूमि का गहनता से अपर्दन करती हैं, उसे कुरेदती हैं, और मिट्टी और जो सिल्ट होता है जिसे हम गाद बोलते हैं, गारा बोलते हैं, उसको ये बहा कर ले जाती है। इन द मिडल एंड द लोअर कोर्सेज, मध्य और निम्न जो क्षेत्र है, दीज रिवर्स फ्रॉम मिंडर्स, ऑक्सबो लेक्स एंड वेरियस अदर डिपोजिनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन्स। तो यहाँ क्या बताया गया है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताया गया। हिमालयी नदियां जो हैं ये अपने रास्ते में बहुत सी आकृतियां बनाती हैं, मिंडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं, और ये अपने निक्षेप से और भी बहुत से फीचर्स का निर्माण करती हैं, और जो फ्लड प्लेन्स है, जो बाढ़ का मैदान है, उसका भी निर्माण करती हैं। दे आल्सो हैव बीन डेवलप्ड डेल्टाज, और ये डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से नदी यहाँ से ओरिजिन करती है। सोर्स ऑफ रिवर लिखा हुआ है, फिर अपर पार्ट है ये रिवर का, एक धारा के रूप में दिखाई दे रही है, फिर मिडल कोर्स होता है ये रिवर का, यहाँ पर और दूसरी धाराएं आकर के इसमें मिल जाती हैं। इसके बाद मिंडर्स का निर्माण करती हैं। मिंडर्स जो गहरे, जो लंबे चौड़े किनारे होते हैं उसको बोलते हैं, ये नदी फैल जाती है। और फिर ऑक्सबो लेक का निर्माण करती है। ऑक्सबो यानी कि ये एक खुर का निशान होता है, पाँव की तरह होता है, जैसे बैल है, गाय है, इनके पाँव जो खुर होते हैं इस तरह से वो कट जाती हैं, एक झील बन जाती है, यहाँ पर चारों तरफ से भूमि से घिर जाती है क्योंकि वो मुख्य नदी से अलग हो जाती है। और फिर लास्ट में आकर के यहाँ पर लोअर कोर्स में ये एक डेल्टे का निर्माण करती है। बहुत ही अच्छे तरीके से इस चित्र में समझाया गया है। आगे इसमें क्या बताया है, मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, और बहुत सी जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो मौसमी हैं। बिकॉज देयर फ्लो इज डिपेंड ऑन रेनफॉल, क्योंकि उनका अपवाह है वो वर्षा पर निर्भर करता है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, सूखे के समय में, even the large rivers have little water in their channels,
और फिर भी कुछ बड़ी नदियों में कुछ मात्रा में वहाँ पानी पाया जाता है। उनकी छोटे जो चैनल्स होते हैं, जो धाराएं होती हैं, उनमें कहीं कहीं पानी मिल जाता है। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो छोटी होती हैं, एंड स्वेलर कोर्सेज एज कंपेयर्ड टू दी हिमालयन रिवर्स, और ये हिमालयन नदियों के मुकाबले छिछली होती हैं। छिछली का मतलब है ऊंची नीची होते हुए बहती हैं। हाउ एवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट इन दी सेंट्रल हाईलैंड, फिर भी इनमें से कुछ जो नदियां मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं, एंड फ्लो टुवर्ड द वेस्ट, और पश्चिम की ओर बह निकलती हैं। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इमर्ज फ्रॉम द वेस्टर्न घाट एंड द फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल, और फिर कुछ नदियां जो है वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, प्रायद्वीप की नदियां वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और फिर वो पूर्वी घाट की तरफ बह निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। बट टू रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, लेकिन दो प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बह जाती हैं। आगे है द हिमालयन रिवर्स। द मेन हिमालयन रिवर्स आर द गंगा, द इंडस एंड द ब्रह्मपुत्र। हिमालय की प्रमुख नदियां हैं गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड आर जॉइंड बाय मैनी लार्ज एंड इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये नदियां बहुत बड़ी हैं और बहुत सी सहायक नदियां इनसे जुड़ी हुई हैं। ए रिवर along with its tributaries is called a river system। एक नदी और उसके सहायक नदियों के तंत्र को ही नदी सिस्टम कहते हैं। तो इनमें से हम पहली नदी का वर्णन करेंगे। इसमें है द गंगा रिवर सिस्टम। जो गंगा नदी का सिस्टम है वो देखते हैं। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का जो प्रमुख जल संधि है, कॉल्ड द भागीरथी, इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर, और इस मेन जल संधि को भागीरथी कहते हैं और यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग, और उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर के ये अलकनंदा से मिल जाती है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन्स एंड गोज डाउन टू द प्लेन, और हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए यह नदी पर्वतीय क्षेत्रों से निकल करके मैदानी क्षेत्र में आती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए पहाड़ी क्षेत्रों से निकल करके गंगा अब जो है मैदानी क्षेत्र में आएगी, और उससे पहले एक तरफ अलकनंदा है और एक तरफ भागीरथी है, और ये दोनों नदियां मिलती हैं तब कहीं जाकर के गंगा की विशाल धारा बनती है। मैनी ट्रिब्यूटरीज जॉइन गंगा which emerges from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Ghagra, द यमुना, द गंडक एंड द कोसी। तो यहाँ बताया गया है कि बहुत सी सहायक नदियाँ गंगा नदी में आकर के मिलती हैं। हिमालय के अलग अलग क्षेत्र से ये सहायक नदियाँ निकलती हैं और फिर गंगा में आकर के मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सहायक जो नदियाँ हैं वो है घग्रा, यमुना, गंडक और कोसी। अब आगे देखते हैं। The river Yamuna emerges from the Yamunotri glacier in the Himalaya। हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। It flows parallel to the गंगा and, और यह गंगा नदी के समानांतर ही बहती है, और as a right bank tributary, और गंगा नदी के दाहिनी ओर ये सहायक नदी की तरह बहती है। मीट द गंगा एट इलाहाबाद, और अंततः इलाहाबाद में जाकर के गंगा में समा जाती है। द कोसी, द गंडक एंड द घग्रा ओरिजिनेट इन द नेपाल हिमालय। कोसी, गंडक और घग्रा नदी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। दे आर द रिवर्स विच ब्रिंग फ्लड इन मैनी पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन
एवरी ईयर, नॉर्थर्न प्लेन एवरी ईयर। और ये नदियां उत्तर पूर्वी क्षेत्र में या ये नदियां उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी मैदान में बहुत से भागों में बाढ़ का कारण बनती है, causing huge damage to life and property, बट और ये जान माल का बड़ा नुकसान करती हैं, लेकिन enriching the soil for the extensive agricultural activities, लेकिन कृषि कार्यों के लिए यह एक उपजाऊ मिट्टी की परत भी बिछाने का कार्य करती है। The other main tributaries that rise from the peninsular upland, और जो दूसरी सहायक नदियां हैं वो प्रायद्वीप भारत की उच्च भूमि से निकलती हैं, are the सोन, the चंबल एंड द बेतवा, और वो हैं सोन, चंबल और बेतवा। These rise from semi-arid, these rise from semi-arid areas, ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं, have shorter courses not having much water in them, और ये छोटी होती हैं, इनमें ज़्यादा पानी नहीं होता। इसके बाद डू यू नो है यहाँ पर, द नमामि गंगे प्रोग्राम इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज ए फ्लैगशिप program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga. You may explore about this project at, ये साइट यहाँ पर दी गई है, आप इस साइट में इसको ओपन करके इस प्लान के विषय में अच्छे से जान सकते हैं। नमामि गंगे नाम से 2014 में जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसने एक योजना तैयार की जिसमें गंगा नदी के पानी को कंजर्व करना, संरक्षित करना और उसको साफ करना मेन मकसद रखा गया। एनलार्ज्ड विद द वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो यहाँ बताया गया है कि जो गंगा नदी है इसके राइट और लेफ्ट किनारे पर जो सहायक नदियां हैं उसमें द गंगा फ्लोज टुवार्ड ईस्ट टिल फरक्का, गंगा बंगाल की तरफ फरक्का तक बिल्कुल सीधे बहती हुई आगे बढ़ती है। दिस इज द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दी गंगा डेल्टा, और यह गंगा का बिल्कुल उत्तरी, सबसे उत्तरी जो पॉइंट है वो गंगा डेल्टा यहाँ पर बनाती है। द रिवर गेट्स हेयर द भागीरथी हुगली ए ट्रिब्यूटरी फ्लोज टूवर्ड्स साउथ थ्रू डेल्टलिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल, और यहाँ बताया गया है कि भागीरथी और हुगली ये दोनों ये मिल करके ये अपने एक डेल्टे का निर्माण करती हैं, और कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। द मेन स्ट्रीम फ्लोज टुवार्ड साउथ इन टू बांग्लादेश, और जो गंगा नदी की मुख्य धारा है वह बांग्लादेश के साउथ की तरफ निकल जाती है। एंड इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी की धारा से यह मिल जाती है फर्दर डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद ये नीचे की ओर होते हुए बहने लगती है। इट इज कॉल्ड द मेघना, इन दोनों ज्वाइंट हुई धाराओं को मेघना के नाम से जाना जाता है। दिस माइटी रिवर्स विद वाटर्स फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, और इस तरह से एक बहुत ही विशाल जल धारा बनने के बाद ये दोनों नदियां एक ही धारा के रूप में बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा, और इन दोनों धाराओं के मिश्रण से जो डेल्टे का निर्माण होता है उस डेल्टा को सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है।
तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम भारत के मैप के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कौन सी नदी कैसे बहती हुई आगे बढ़ती है। तो यहाँ मानसरोवर से 3 नदियाँ निकलती हैं। मानसरोवर और इसके आसपास का क्षेत्र मिलाकर के 3 नदियाँ निकलती हैं। नंबर 1 पर है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है चाइना तिब्बत क्षेत्र में, और भारत में जैसे ये आती है इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर इधर से ये सिंधु नदी है, ये जो इंडस रिवर है ये पाकिस्तान में चली जाती है जम्मू कश्मीर से। फिर यहाँ राकस ताल से एक सतलुज नदी निकलती है और वो सिंधु नदी की सहायक नदियों को लेकर के उसमें मिल जाती है। यहाँ से दिखाया गया है नेपाल हिमालय से जो नदियाँ हैं, घग्गर नदी है, घग्गरा नदी है, गंडक है, कोसी है। ये नदियाँ लेफ्ट साइड से गंगा में मिलती हैं। राइट साइड से जो नदियाँ गंगा में मिलती हैं वो यमुना नदी है, यमुनोत्री से निकलती है, और चंबल है, बेतवा है, फिर सोन है। ये नदियाँ गंगा नदी में साउथ से आकर के मिल जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ 5 नदियां हैं जिसे पचनंद क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज है। और फिर इसके बाद हमारा जो ये क्षेत्र है अमरकंटक जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। एक सोन नदी है, एक नर्मदा नदी है, और इसी के पास से ही एक ताप्ती नदी है जिसे तापी नदी भी कहा जाता है। तो ये प्रमुख नदियां हमारी बहती हैं, और ये जो दोनों नदियां नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों ही अरब सागर में मिल जाती हैं। ये वेस्ट की ओर फ्लो करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं उड़ीसा में यहाँ महानदी है जो छत्तीसगढ़ से निकल करके उड़ीसा के खाड़ी में मिल जाती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद गोदावरी नदी है जो मुंबई के पास नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, और फिर ये आंध्र प्रदेश में आते ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और यहाँ भी डेल्टे का निर्माण करती है। फिर कृष्णा नदी है, महाबलेश्वर की पहाड़ियां जो महाराष्ट्र में है वहां से निकलती हैं, और फिर ये आगे बहते हुए पूर्व की तरफ और आंध्र प्रदेश में आकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसी तरह से यहाँ पर तमिलनाडु में एक कावेरी नदी है जो पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है और अपने डेल्टे का निर्माण करती हैं। फिर एक पेरियार नदी है यहाँ केरल में। तो इस तरह से बहुत सी नदियां प्रमुख नदियां हैं भारत में, और ये तो मेन नदियां हैं। कुछ छोटे साइज की नदियां हैं वो यहाँ उनका जिक्र नहीं है, उनको फिर कभी किसी और मैप के द्वारा मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। तो इस मैप के माध्यम से हमारी रिवर सिस्टम को बड़े अच्छे से समझ लेना डियर स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। डू यू नो आया है यहाँ पर, द सुंदरबन डेल्टा हैज ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। यहाँ पर जो सुंदरबन का डेल्टा है ये नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी ट्री की वजह से रखा गया है, और ये वन आधे पानी में डूबे होते हैं और आधे ऊपर होते हैं, आधे बाहर होते हैं। फिर इसके बाद इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, और यह दुनिया का सबसे तीव्र गति से बनने वाला और सबसे बड़ा डेल्टा भी है। इट इज आल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, और यह जो बंगाली टाइगर है उसका निवास स्थान कहा जाता है। द लेंथ ऑफ द गंगा इज मोर देन 2500 किलोमीटर, जो गंगा नदी की लंबाई है वह 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अम्बाला इज सिचुएटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम, गंगा और सिंधु नदी के बीच जो जल विभाजक का कार्य करता है वो हरियाणा में मौजूद अम्बाला शहर है। The plains from Ambala to the Sundarban extend over nearly 1800 किलोमीटर, और अम्बाला से सुंदरबन तक का जो एरिया है ये 1800 किलोमीटर तक फैला है। But the fall in its slope is hardly 300 meters, और इस उच्च भूमि का जो स्लोप है वो 300 मीटर के लगभग है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, देयर इज ए फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर
फॉर एवरी 6 किलोमीटर। और इस भूमि का जो स्लोव है, जो ढाल है, वो प्रत्येक 6 किलोमीटर में 1 मीटर झुक जाता है। देयरफॉर द रिवर हैज क्रिएटेड लार्जर मेंडर्स, और इसी वजह से नदी यहाँ पर बहुत बड़े मेंडर्स बनाती है। मेंडर्स किसे कहते हैं? मेंडर्स मैं आपको बताऊं तो द्रोणियां कहते हैं कि एक बड़ी द्रोणी बनाती है। अब हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम को। ये है इंडस रिवर सिस्टम जो बहुत ही फेमस हुआ है। द रिवर इंडस इमर्जेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। सिंधु नदी मानसरोवर के नजदीक तिब्बत से निकलती है। वाइल फ्लोइंग वेस्ट, और पश्चिम की ओर बहते हुए, इट इंटर्स इन इंडिया, और इंडिया में प्रवेश करती है इन लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है। आज जम्मू कश्मीर अलग है और लद्दाख अलग है। इट फॉर्म्स ए गार्ज इन दिस पार्ट, और इस क्षेत्र में ये एक गहरा गार्ज बनाती है, गर्त बनाती हैं। वेरियस ट्रिब्यूटरीज द नुब्रा एंड जास्कर, और यहाँ पर कुछ दूसरी सहायक नदियां हैं जिनके नाम है नुब्रा और जास्कर, द सियोक एंड द हुंजा। ये नदियां वहाँ की सहायक नदियां हैं। जॉइन इट इन दी कश्मीर रीजन, और कश्मीर क्षेत्र में आकर के ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्जेज, और सिंधु नदी बाल्टिस्तान और गिलगित में इंटर कर जाती है। यहाँ पर डू यू नो बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दी रेगुलेशन ऑफ दी इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी के जल पर 1960 में एक संधि होती है। इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय द इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ बताया गया है कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडिया केवल उसका 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकती है 1960 की ट्रीटी के अनुसार। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड दी साउथर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। इस पानी का इस्तेमाल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा पंजाब के साउथर्न क्षेत्रों को इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवाने के लिए किया जाता है। आगे यहाँ पर फ्रॉम दी माउंटेन्स एट अटक, तो यहाँ अटक नामक पहाड़ से ये नदियाँ प्रवेश कर जाती हैं। कहाँ पर? बाल्टिक और गिलगिट क्षेत्र में। इसके बाद बताया गया है द ब्यास, द सतलुज, द रावी, द झेलम एंड द चिनाब जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिथनकोट इन पाकिस्तान। तो यहाँ बताया गया है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियां आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी में मिल जाती हैं। देन द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी, और यहाँ बताया गया इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती हुई अरेबियन सी में मिल जाती है। ईस्ट ऑफ कराची, कराची के पूर्व से बहते हुए अरब सागर में मिल जाती है। द इंडस प्लेन हैज ए वेरी जेंटल स्लोप, और यहाँ बताया है कि जो सिंधु नदी है इसका मैदान एक बिल्कुल जेंटल ढाल वाला मैदान है। जेंटल हम यहाँ किसके लिए बोलेंगे? यहाँ पर सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत ही धीमा है। और फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। इट हैज ए टोटल लेंथ ऑफ 29 किलोमीटर, जो सिंधु नदी है इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की बड़ी नदियों में से एक है सिंधु नदी। मोर देन 1/3 ऑफ द इंडस बेसिन इज सिचुएटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, एंड द रेस्ट इज
रेस्ट इज इन पाकिस्तान। सिंधु नदी के मैदान का ढाल धीमा है और इस नदी द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और बाकी भाग पाकिस्तान में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को देखते हैं अब। ब्रह्मपुत्र रिवर। द ब्रह्मपुत्र इमर्जेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, वेरी क्लोज टू द सोर्सेज of the Indus and the Satluj. It is somewhat longer than the Indus and most of its course lies outside India. It flows toward east parallel to the Himalayas. तो यहाँ बताया गया है जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है के पूर्व में और सतलुज तथा सिंधु नदी के स्रोत के काफी समीप से निकलती है। लंबाई में यह सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका ज्यादातर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह पूर्व में हिमालय के समानांतर बहती है। नियर द नामचा बरवा 7757 मीटर, it takes a U-turn and enters India in अरुणाचल प्रदेश through, तथा नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के समीप यह अंग्रेजी के यू अक्षर की भांति मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। तो गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है और हेयर इट इज कॉल्ड द दिहांग, और यहाँ पर इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। एंड इज जॉइंड बाय द दिहांग, द लोहित एंड केनुला एंड मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिबांग, केनुला, लोहित, कई अन्य सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर डू यू नो आया है, ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इन तिब्बत द रिवर carries a smaller volume of water and less silt because it is a cold and a dry area. In India, it runs through a region of high rainfall. Here, the river carries a huge volume of water and heavy amount of silt. The Brahmaputra has a buried channel in its whole length in Assam and forms many riverine islands. Find out the name of the world's largest riverine island formed by the Brahmaputra. बताया गया है यहाँ पर तिब्बत का ठंडा तथा शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत एक ठंडा और शुष्क क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर इस नदी में जल और सिल्ट की मात्रा बहुत ही कम होती है, परंतु भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। फलस्वरूप यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा ज्यादा होती है। असम में अनेक धाराओं में बहकर ब्रह्मपुत्र एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती है। तो आपको पता होगा, क्या आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी में जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप, वो ड्यूरिंग द रेनी सीजन एवरी ईयर द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स causing destruction due to flood in Bangladesh and Assam as compared to the northern Indian rivers. The Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing
the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently. तो यहाँ बताया है, क्या आप ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए संसार के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बता सकते हैं? प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों के ऊपर से बहने लगती है और बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक हानि पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों की अपेक्षा ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा यानी कि सिल्ट की मात्रा काफी अधिक होती है, जिसके कारण इस नदी की सतह बढ़ जाती है और फलस्वरूप बार बार इसकी धारा के मार्ग में परिवर्तन होता रहता है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र। आगे देखते हैं, हम नर्मदा बेसिन के विषय में जानेंगे। अब है पेनिनसुलर रिवर्स, ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियों के विषय में हम देखते हैं। The main water divide in peninsular India is caused due to the Western Ghat that runs from north to south close to the western coast. तो यहाँ बताया गया है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीप भारत में मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है और जो पश्चिम तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। Most of the major rivers of the peninsula like the Godavari, Mahanadi, the Krishna and the Kaveri flow towards east and drain into the Bay of Bengal. These rivers make deltas at their mouth. There are many small streams flowing west of the Western Ghat. The Tapi and Narmada are the only long rivers that flows to the west and make estuaries. The drainage basin of the peninsular rivers are smaller in size. बताया है यहाँ पर इस भाग की ज्यादातर मुख्य नदियां जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी तथा महानदी पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं, गिरती हैं। इन नदियों के मुहाने पर डेल्टा का निर्माण होता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं यहाँ नर्मदा एवं तापी ही दो बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं तथा जवार नदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीप नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। नर्मदा नदी के विषय में जानते हैं। द नर्मदा इमर्ज फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इट फ्लोज टुवार्ड्स इन ए रिफ्ट वैली फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग। यह नदी रिफ्ट घाटी से यानी कि संकरी घाटी से होकर बहती है, या हम यूं कहें यह पश्चिम की तरफ एक भ्रंश घाटी से बहती हुई आगे निकल जाती है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मैनी ब्यूटीफुल लोकेशन। द दूधर फॉल्स वेहर द रिवर प्लंज ओवर स्टीप rocks and the marble rocks near जबलपुर द नर्मदा। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है समुद्र तक अपने गंतव्य पर पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थानों का निर्माण करती है। जबलपुर के समीप संगमरमर की सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से होकर बहती है और अत्यंत तीव्र ढाल से गिरती है और धुआंधार नामक प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियों के विषय में जानेंगे। नर्मदा फ्लोज थ्रू ए डीप गार्ज आर सम ऑफ द गुड एग्जाम्पल। तो यहाँ पर बताया है कि नर्मदा नदी एक गहरे गार्ज से होकर के बहती है। All the tributaries of the Narmada river are very short and most of these join in the main stream at right angles. The Narmada basin spread over the part of Gujarat and Madhya Pradesh.
तो यहाँ पर बताया गया नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत ही छोटी हैं, जो प्राय समकोण पर इसकी मुख्य धारा से मिलती हैं, और नर्मदा द्रोणी एक मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में काफी विस्तृत है। डू यू नो देखते हैं, यहाँ पर डू यू नो आया है, द नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय ए स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे। यू मे विजिट देयर वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं इस प्लान के विषय में कि नमामि नर्मदा देवी के नाम से ये एक कंजर्वेशन चलाया गया। इसके पानी को संरक्षित करने के लिए, इसके आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने के लिए। आगे देखते हैं, द तापी बेसिन के विषय में जानते हैं। द तापी इमर्ज फ्रॉम द सतपुड़ा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट आल्सो फ्लोज वेस्ट इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल to the Narmada, but it is quite shorter in length. Its basin stretches in the part of Madhya Pradesh and Gujarat. The coastal plains between Western Ghat and the Arabian Sea are very narrow. Hence, the coastal rivers are short. The main west flowing rivers are Periyar, Mahi, Sabarmati and भरत भुजा। तो यह बताए गए हैं यहाँ पर। देखिए, तापी का उत्पत्ति स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है, परंतु इसकी जो लंबाई है बहुत ही कम है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में इसकी द्रोणी है। तटीय मैदान अरब सागर पश्चिमी घाट के बीच बहुत अधिक संकीर्ण है। फलस्वरूप तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। माही, साबरमती, पेरियार और भारत पूजा पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां किन किन राज्यों में बहती हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमें बातें पता चल रही हैं। द गोदावरी बेसिन देखते हैं। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर्स। इट इमर्ज फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। Its length is about 1500 kilometer. It falls into the Bay of Bengal. Its drainage basin is also the largest among all the peninsular rivers. The basin covers the parts of Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh and Maharashtra. About 50% of the basin area lie in Maharashtra. A number of tributaries such as the Purna and Pranhita, the Vardha, Manjra, the Venganga and the Penganga rise from its. The last three tributaries are very large due to its length and the area it covers. It is also called the Dakshin Ganga. तो यहाँ पर गोदावरी नदी के विषय में बहुत अच्छी बातें पता चल रही हैं हमें। तो देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों में गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है, जो लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% भाग है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इसकी द्रोणी स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे वर्धा, पूर्णा, माजरा, प्राणहिता,
पेनगंगा, वेनगंगा। इनमें माजरा, वेनगंगा, पेनगंगा तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। इसके बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे प्राय दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही बढ़िया बात यहाँ हमें पता चली है गोदावरी नदी के विषय में। आगे देखते हैं, महानदी बेसिन है, इसके विषय में जानेंगे। क्या कहा गया है? द महानदी राइज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। इट पासेज थ्रू ओडिशा टू रीच द बे ऑफ बंगाल। द length of the river is about 860 kilometer. Its drainage basin is shared by Maharashtra, Jharkhand, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। तो बताया गया है कि महानदी छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है और इसकी द्रोणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड में है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी में क्या कहा गया है? इमर्जिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा कवर्स अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज टू द बे ऑफ बंगाल, द कोयना एंड द तुंगभद्रा, द घाटप्रभा, the Musi and the Bhima are some of its important tributaries. Its drainage basin is shared by Karnataka, Maharashtra और आंध्र प्रदेश। कृष्णा नदी के विषय में क्या बताया गया है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर नामक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कोयना, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अब हम देखते हैं कावेरी नदी के विषय में। कावेरी बेसिन का क्या बताया गया है? द कावेरी इमर्जेज फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुड्डलोर इन तमिलनाडु। टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज about 760 kilometer. Its main tributaries are Bhavani, Amravati, Kabini and Hemavati. Its basin is spread in the part of Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. तो यहाँ बताया गया है पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रृंखला से कावेरी नदी निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और 760 किलोमीटर लंबी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां भवानी, हेमावती, काबिनी तथा अमरावती है और तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में इसकी विस्तृत द्रोणियां फैली हुई हैं। बहुत बढ़िया बातें हमें पता चल रही हैं। कावेरी नदी के विषय में डू यू नो में बताया गया है द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया नोन एज शिव समुद्रम। द फॉल सप्लाइज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर टू बेंगलुरु, मैसूर एंड द कोलार गोल्ड फील्ड। तो कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है जो शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है और यह मैसूर, बेंगलुरु तथा कोलार सोने की खान क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करता है। इसके बाद आगे देखते हैं अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर रिवर्स देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट, द ब्रह्मणी, द दामोदर, द बैतरनी एंड द सुवर्ण रेखा आर सम एग्जाम्पल। तो यहाँ पर बताए गए हैं इन बड़ी नदियों के अलावा कुछ छोटी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, वेतरनी, सुवर्ण रेखा इसके प्रमुख महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपनी मानचित्रावली में इनको आप जरूर देखें। आगे कुछ और बताया गया है डू यू नो में 71% द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड
with the water, but 97% of the is salt water। यहाँ बताया गया है कि संसार का, पूरी पृथ्वी का 71% हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है, लेकिन इस 71% का जो हम 100% मान के चलते हैं, इसका 97% जल वो साल्ट वाटर है। फिर इसके बाद बताया गया है कि 3% जो फ्रेश वाटर है, जो पीने लायक पानी है, वह मौजूद है, और इसका भी जो 3/4 हिस्सा है वो आइस के रूप में है, बर्फ के रूप में पृथ्वी पर है। अब हम लेक्स के विषय में देखेंगे। द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक सिकरस एंड द हाउस बोट attract thousands of tourists every year. Similarly, some other tourist spots near a lake provide a chance for swimming and other water games. If Nainital, Srinagar and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today? Apart from attraction for tourists, lakes are also useful to human beings in many ways। बताया गया है यहाँ पर कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घर और शिकारा से आप भली भांति परिचित होंगे, जो प्रति वर्ष हजारों पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित करती हैं। इसी प्रकार आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, जहां आपने नौकायन, तैराकी और दूसरे जलीय खेल खेले होंगे। कल्पना करो कि अगर कश्मीर, नैनीताल तथा दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होंगी तो क्या होगा। लोगों को उतना ये आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। तो ये बात यहाँ पर पूछी गई है। India has many lakes, but they differ from in the size and other features. Most lakes are permanent. Some contains water only during the rainy season. There are some of the lakes which are formed due to the action of glaciers and ice sheets, while the others have been formed by wind, river action and human activities। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपने कभी यह जानने की कोशिश भी की होगी कि ये बहुत सी लेक्स किस प्रकार से बनी होंगी। भारत में बहुत सी झीलें हैं जो आकार और अन्य लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न हैं, और ज़्यादातर झीलें स्थायी होती हैं, जबकि कुछ झीलों में केवल वर्षा ऋतु में ही पर्याप्त पानी होता है। इनमें अंतर्देशीय अपवाह वाली अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणियों वाली झीलें हैं। इस क्षेत्र में यहाँ कुछ ऐसी झीलें भी हैं जिनका निर्माण हिमानियों और बर्फ की चादर की क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो आगे देखिए क्या बताया है। ए मिंडरिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस प्रकार की कुछ अन्य झीलों का निर्माण नदियों, वायु और अन्य मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। दैट रिजल्ट इन द ऑक्सबो लेक स्पाइट द bars form lagoons in the coastal area such as the Chilka Lake and the Koleru Lake and the Pulicat Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal. For example, the Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt water lake, its water is used to produce water। यहाँ पर बहुत बढ़िया बातें बताई गई हैं। तटीय क्षेत्रों में स्पिट तथा बार लेगून का निर्माण करते हैं, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील और कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली कुछ झीलें मौसमी होती हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की सांबर झील, जो एक लवण युक्त जल वाली झील है, जिसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए।
Most of the freshwater lakes are in the Himalayan region. They emerge from glacier. In other words, they formed when glacier dug out a basin, which was later filled with snow melt. The Wular Lake in Jammu and Kashmir, in contrast, is the result of the tectonic activity. It is the largest freshwater lake in the India. The Dal Lake, Bhimtal, Nainital, Barapani and Loktak are some other example of freshwater lakes. मीठे पानी वाली अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनती हैं। अन्य शब्दों, ये उस समय बनी जब हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणी बनाई जो बाद में बर्फ पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र विशेष में शिलाओं या मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित हुई और यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। नैनीताल, भीमताल, लोकताल, बड़ा पानी तथा डल झील कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें हैं। Besides natural lakes, the damming of the rivers for the production of hydel power has also led to the formation of lakes such as Guru Gobind Sagar, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसके अलावा जल विद्युत यहाँ पर बताया गया है। जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण हुआ है, जैसे गुरु गोविंद सागर जो भाखड़ा नांगल परियोजना अंतर्गत बनाई गई। फिर आगे बताया है, लेक्स हैव ए ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर ह्यूमन बींग्स। ए लेक हेल्प टू regulate the flow of a river during heavy rainfall. It prevents flooding during the dry season. It helps in maintaining an even flow of water. Lakes can also be used for developing hydel power. They moderate the climate of the surroundings, enhance natural beauty, maintain the aquatic ecosystem, help develop tourism and provide recreation. झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होती हैं। ये नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायता करती हैं। अधिक वर्षा के समय ये बाढ़ के खतरे को कम करती हैं और सूखे मौसम में पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत बनाने में किया जाता है। ये अपने आसपास के क्षेत्र की जलवायु को सामान्य बनाती हैं तथा जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलें प्राकृतिक सौंदर्य व पर्यटन को बढ़ावा देती हैं और हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी में रिवर का क्या रोल होता है देखते हैं। रिवर हैज बीन ए ग्रेट इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री. Water from the rivers is a basic natural resource that is essential for different human activities. Therefore, the river banks have been attracting settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. नदियों का आर्थिक महत्व में बताया गया है। मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल एक प्राकृतिक साधन है जो अनेक मानवीय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि प्राचीन काल से ही नदियों के तट ने लोगों को निवास के लिए अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे ये गांव बड़े बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं।
Using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation increase their significance, particularly to a country like India, where agriculture is one of the main source of livelihood of the majority of its population. तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि अपने राज्यों के उन शहरों की सूची बनाइए जो नदी के किनारों पर बसे हुए हैं, परंतु भारत जैसे देश में यहाँ अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए खेती पर निर्भर करती है। वहाँ सिंचाई, नौ संचालन और जल विद्युत निर्माण में नदियों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। नदियों की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहाँ नदी रिवर पोल्यूशन देखते हैं। The increasing domestic, municipal, agricultural and industrial demands for water from rivers has affected the quality of water. As a result, more and more water is being drained out of the rivers, reducing their volume. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluent merge into the rivers. This affects not only the quality of water but also the self-cleaning capacity of the river. The Ganga water is able to dilute and assimilate pollution load within 20 km of large cities, but the increasing industrialization and urbanization do not allow it to happen, and the pollution level of many rivers has been rising. Concern over rising pollution in our rivers led to the launching the different action plans to clean the rivers. जब प्रदूषण से संबंधित बातें हैं, घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में नदी जल की बढ़ोतरी हुई है, मांग बढ़ती गई है। घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में नदी जल की बढ़ती हुई मांग के कारण इसकी काफ़ी हद तक गुणवत्ता प्रभावित हुई है। परिणाम स्वरूप नदियों से जल की अत्यधिक निकासी होती है और इनका आयतन प्राय घटता जाता है। दूसरी तरफ औद्योगिक प्रदूषण और अपरिष्कृत कचरे नदी के जल में मिलते रहते हैं। इससे न केवल नदी जल की गुणवत्ता बल्कि नदी के स्वच्छीकरण की क्षमता भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में बड़े शहरों की गंदगी को अपने अंदर समाहित कर सकता है, परंतु निरंतर बढ़ते हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ऐसा होना संभव नहीं है। वर्तमान में अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इन्हें स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्य योजना शुरू की गई हैं। क्या आपने किसी ऐसी कार्य योजना के बारे में सुना है? नदी का प्रदूषित जल हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है? बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विशेष विचार व्यक्त करें और अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 9th क्लास से ड्रेनेज, और बहुत ही अच्छे से हमने कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया जाए और अच्छे से समझाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। और जितने भी न्यू स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली और भी ढेर सारी यूजफुल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके।
तो मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक नई और बढ़िया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।